all. Welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो कैसी चल रही है आपकी आरएस की प्रिपरेशन? वैसे अभी कोई नई वैकेंसी नहीं आई है, पर इस साल के अंत तक आने के पूरे चांसेस है. तो जो फ्रेशर्स है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा बुक्स, इतना कंटेंट, इतनी स्ट्रेटेजीज है कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? ऐसा ही एक सवाल मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा. उनका भी यही कहना है कि जिसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि दी आप भी अपनी बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए बिकॉज यू हैव गिवन ट्वाइस आरएस मेंस एग्जाम. सो फॉर हर आई एम मेकिंग दिस वीडियो. एंड मेरे इस चैनल को बनाने का पर्पस भी यही है कि मेरे छोटे भाई बहनों की कुछ हेल्प हो सके, जो कि यंग एस्पिरेंट्स है, उनकी मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ. तो बिना समय गवाए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो फर्स्टली मैं बता दूं कि मैं एक एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ एक मदर भी हूँ, एक 7 ईयर ओल्ड बॉय की मदर हूँ. और मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैंने बीएससी सीबीजेड से और एमएससी केमिस्ट्री के आरयू से करा है. और मैंने बीएड किया है. और मैं अभी इससे पहले मैं टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी. और फिर मैंने कैसे मेरी आरएस की जर्नी शुरू होती है वो मैं आपको बताती हूँ. अब मैं करती हूँ अपनी बात कि मैंने ये आरएस की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की. तो बताती हूँ कि मैंने 2023 आरएस मेंस और 2024 का आरएस मेंस दिया है. उससे पहले 2 बार बिना तैयारी के मैंने प्रीलिम्स दिया, जिसमें शायद आकर मैंने कभी पेपर भी चेक भी नहीं किया था कि उसमें मेरे प्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कि क्वेश्चन कैसे थे, कि आंसर क्या थे. मैंने चेक भी नहीं किया था क्योंकि तब मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की थी. प्रिपरेशन के साथ मैंने 23 और 24 का दिया था और उसमें मेरे कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा आए थे. एग्ज़ाम देते ही मुझे पता चल गया कि मेरा प्री क्लियर हो रहा है. इसलिए मैंने सीधे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. 2023 के प्री के एग्ज़ाम होते ही यहाँ मैं मेरे आरएस प्री की स्ट्रैटेजी पहले बताती हूँ कि मैंने क्या किया. कट ऑफ जो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे कट ऑफ से 20 प्लस मार्क्स आए थे. तो जो भी आरएस की नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ये हेल्पफुल हो सकता है. तो आप ये वीडियो आगे तक पूरा ज़रूर देखें, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा. तो मैं बताती हूँ कि प्री में फर्स्ट मेरा राजस्थान जीके मैंने अच्छा किया, जो कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम की पहले से ही पढ़ रही थी. फिर मैंने इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का, जो कि वो विकास सर की क्लास आती थी, उससे मैंने इकोनॉमिक सर्वे किया. फिर दिशा की जो 2020 बुक है, वो भी प्री के लिए बहुत अच्छी है. उसमें ना जो क्वेश्चंस है, मतलब पूरी व्याख्या के साथ है. ये है दिशा की 2020, ये वाली बुक है जो इसमें क्वेश्चन के साथ उनकी व्याख्या भी मिल जाती है आपको. और मतलब एक टॉपिक के साथ आपका पूरा ही क्लियर हो जाता है. तो ये बहुत सही रहेगी अगर आपको राजस्थान जीके टिप्स पे करना है. एक मैंने ये पढ़ी और एक गौरव सिंह सर की रीट की बुक आती है, जिसमें 1 मिनट, हाँ ये तो रीट की है. सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भी उनकी आती है. ये वन लाइनर वाली बुक है. एक मैंने ये भी की थी. इसमें है ना राजस्थान जीके के क्वेश्चंस, मतलब वन लाइनर टाइप इसमें दिए हुए हैं. तो इससे मैंने काफ़ी रिवीजन किया और मुझे रिवीजन में काफ़ी आसानी हुई, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की एक की उस रिवीजन ही है. तो रिवीजन में मुझे इससे काफ़ी आसानी हुई. तो ये आप ज़रूर कर सकते हो. और सेकंड, और मैंने करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था, तो प्रीलिम्स के लिए तो करंट अफेयर्स की एक मैगज़ीन आप कोई भी पढ़ सकते हो, मूमल या क्रोनोलॉजी. तो मैंने तो एसबीए की जो आती थी वो पढ़ी थी. और पहले मैंने एसबीए के नोट्स ही पढ़े थे. और उसके बाद इस साल मैंने सिरेमिक की जो आती है वो पढ़ी. और करंट की आप सूजस ज़रूर पढ़ें. सूजस में राजस्थान के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सूजस में मिलेंगे. तो आपको सूजस की जो एक कपिल सर की क्लास आती थी वो मैंने देखी थी, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था. उससे काफ़ी क्वेश्चंस भी बने थे. और सूजस और इंडिया करंट के लिए आपको पीआईबी को फॉलो करना चाहिए. उसका टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, वो आप कर सकते हो. पीआईबी की वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हो, उसको विजिट कर सकते हो रोज. और इसके साथ नोट्स मैंने एसबीए के नोट्स और सिरेमिक के सेकंड, अब की बार मैंने सिरेमिक के नोट्स से पढ़ा था. और प्री में वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ा. प्री में जो मेन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कोर, जिसको आप है ना छोटे-छोटे सब्जेक्ट है पर उसके ना मार्क्स बहुत अच्छे दिलवाते हैं. इसलिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी एक हो गया, एक साइंस टेक हो गया. लोग छोड़ देते हैं, बस छोड़ना नहीं है. साइंस टेक के भी कुछ, एक ब्लड वाला, एक डिजीज़ वाला, 2-4 टॉपिक, और थोड़ा ये करंट से रिलेटेड भी होता है सर साइंस टेक. तो आप साइंस टेक कर सकते हो. और उसके 2-4 टॉपिक ही है. और एक मैथ्स मैथ्स आपको ज़रूर लीड दिलवाएगा. तो आप ये कर लेंगे तो आपका प्री आसानी से निकल जाएगा. आपको प्री में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैथ्स और रीज़निंग ये बहुत ही स्कोरिंग है. 20 क्वेश्चंस इसके आते हैं. और सबसे पहले तो आपको है ना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर कर आपको निकालना है तो उसकी सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए. जैसे मेरे डेस्क पे हमेशा ये राजस्थान, ये प्री का सिलेबस है और ये मेंस का भी सिलेबस है. तो दोनों सिलेबस मेरे टेबल पे हमेशा रखे रहते थे. जब मैं प्री की करी थी तो प्री का सिलेबस, और मेंस की करी थी तो मेंस का सिलेबस. सिलेबस इज़ द की. तो आपको सिलेबस को देखते जाना है और जो सिलेबस में टॉपिक है उतना ही आपको पढ़ना है. कहीं आपको डेप्थ में गोते लगाते नहीं जाना कि आप उसमें गोते लगाते ही रह जाओ. इसलिए आपको पूरा स्मार्ट स्टडी करनी है इसके साथ. मैंने यही किया था कि जो टॉपिक थे मैंने वही किए थे, इसलिए मेरा आरएस प्री तो आराम से निकला था. और मेंस में एक बार क्या गलतियाँ रही वो मैं आपको बताऊँगी.
तो प्री का आपका इससे हो जाएगा, आप मतलब दिशा, और इन सब चीज़ों के साथ आप एक पीवाईक्यू की जो बुकलेट आती है टॉपिक वाइज़, जैसे मैंने ये ले रखी थी, एसबीए की भी आती है, और मैंने ये 2 बुक्स ले रखी थी। ये मैंने फ़ॉलो करी, इसमें मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, देखिए आप इसमें करे हुए हैं मार्क। तो पीवाईक्यू की, ये पीवाईक्यू भी बहुत काम की है। पीवाईक्यू से काफ़ी सारे, जैसा कि मेरा टॉपिक पूरा होता था ना, तो मैं पीवाईक्यू करती थी, फिर टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन लगाती थी। और हाँ, एक प्री में टेस्ट सीरीज़ भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे लगा के खरीदो। एसबीए की भी मुझे मेरा भाई पेपर टेलीग्राम पे सेंड करता था, और मैं प्रिंट करके उसको फ़ोन से ही देखकर मैंने टेस्ट दिए थे। यहाँ टेस्ट करना बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और मेरे लिए भी एक बहुत बेनिफिशियल रहा। मैंने टेस्ट दिए तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। टेस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन हूबहू भी दिख जाते हैं पेपर में, और हूबहू से याद आया कि जो माइंड मैप वाले जो सर हैं, उनकी भी कुछ क्लासेस मैंने देखी थी, और उसमें सच में हूबहू क्वेश्चन मिलते भी हैं। तो उनकी मैराथन के जो क्वेश्चन भी होते हैं, वो टेलीग्राम पे मैंने पढ़े थे, और टेलीग्राम पे वो उसकी पीडीएफ डाल देते हैं। जो आप क्लास में, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, तो आप उसकी पीडीएफ रीड ज़रूर कर लीजिए। जो पुराने पेपर के क्वेश्चन्स ही होते हैं, वो करवाते हैं, तो आपको वो फ़ायदा देगा। और स्पेशली करंट अफ़ेयर्स, वो करंट के काफ़ी क्वेश्चन्स आ जाते हैं उसमें से, क्योंकि लास्ट में रिवीज़न करने के लिए सही रहता है। वैसे करंट अफ़ेयर्स तो आजकल पता नहीं बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछने लगे हैं। मुझे याद है कि 2024 के प्री में भी सिरेमिक के मैंने 70-80 पेज के हर मंथ की मैंने पढ़ी बुकलेट, और उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं आए थे, और कुछ आए भी थे तो इतने डेप्थ में थे कि वो याद रहने वाले वैसे भी नहीं थे। तो यहाँ करंट जस्ट 2-3 महीने पहले का ही आपको पढ़ना है, क्योंकि पूछा ही 2-3 महीने पहले का ज़्यादा जाता है। मतलब 60-70% करंट के क्वेश्चन 2-3 महीने पहले से आते हैं, तो आपको ये 1 साल भर की मैगज़ीन का रट्टा मारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट के टाइम का ये एक आपको 2-3 महीने का आप कर लोगे, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा अच्छा। मतलब आपको ये देखना है कि मुझे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आउटपुट निकालना है। लेस इनपुट में मोर आउटपुट कैसे निकालना है। और इतनी हमारी कैपेसिटी होती है। अब इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे बुक्स, कंटेंट, क्या-क्या पढ़ें, क्या-क्या रटें, और करंट की भी इतनी सारी आ जाती है कि किस-किस को करें। तो एक करंट की आपको एक बुकलेट रखनी है, चाहे कोई भी आपको रखवा रहा है, उसके साथ आप सूजस और इसको एक बार देख लो, और एक मैगज़ीन आप फ़ॉलो कर सकते हो, और उसके साथ एक न्यूज़पेपर भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। और ज़्यादा रटने से लास्ट में है ना, माइंड है ना हैंग होने लगता है। इसलिए आपको है ना थोड़ा समझते हुए, और जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो उतना मतलब कम से कम मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने का सोचना है। तो सो आरएस प्री का मामला अब क्लियर है कि आपको क्या-क्या करना है। नंबर 1 दिशा की 2020, राजस्थान जीके, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज़, वर्ल्ड ज्योग्राफी के को पूरा पढ़ना है मैपिंग से। उसमें अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, और ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं, और साइंस टेक और मैथ रीज़निंग, और आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, वो आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, और एक सूजस, और इंडिया पीआईबी। उसके साथ कुछ बजट और योजनाएँ जो लेटेस्ट में आई हो, ये कर लेना, आपका आरएस प्री कभी नहीं रुकेगा। मेरा आरएस मतलब ये सब कह रहे थे बहुत ज़्यादा टफ़ आया, फिर भी मेरे हमें दोनों बार आरएस में प्री में 20 प्लस कट ऑफ से मार्क्स आए। तो मुझे लगता है कि इससे आपका आरएस प्री हो जाएगा। मेरे भी मतलब पिछली बार वैकेंसी में 23 वाले में 100 गई थी, और गर्ल्स की 97 गई थी। उसमें भी अ, मेरे मार्क्स थे हाँ, मेरे 113, 114 कुछ मार्क्स थे उसमें। और अब की बार जब है ना 70 मार्क्स थे, ये सब कह रहे बहुत टफ आया पेपर, तब मेरी 95 तो मैंने कैलकुलेट करे थे, पर 90 पॉइंट कुछ मार्क्स आए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए, और पता नहीं कैसे 90 मार्क्स आए। फिर भी मेरे 20 मार्क्स ऊपर थे 70 के अकॉर्डिंग। इसलिए आपका आरएस प्री तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, आप इस मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। और अब मैं करती हूँ आरएस मेंस की बात, कि मैंने कैसे तैयारी की 2023 में जब मेरा प्री हुआ था, तो उसके 20 दिन बाद ही मैंने एसबीए का ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया था। जो कि मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि वो भी पहले उसी से कर रहा था, और पिछले साल वो सिलेक्ट भी हुआ था, तो उसकी मेंटरशिप में ही मैंने ये सब स्टार्ट किया, और जिसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। पर आर 2023 में मैंने आरएस का मेंस पहली बार दिया था, और तब मैंने नोट्स पर ही सारे अपने घोड़े छोड़ दिए थे, क्योंकि सब टॉपर कह रहे थे कि केवल नोट्स रट लो हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू। तो एग्ज़ाम देकर पता चला, जो 2023 के हर एस्पिरेंट की दुखती रग है, कि वैसे एग्ज़ाम में असफल होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, कोई एक नहीं। जैसे कि पर 2023 में सब नोट्स पे रिलाई कर रहे थे इस वज़ह से। तो उसके कई सारे कारण हैं, कि असफल होने के एक नहीं कारण है। मैं फर्स्ट मुझे लगता है कि आपकी तैयारी पूरी है या नहीं है, वो कारण है। सेकंड है मटेरियल क्या आपने चूज़ किया, आपने मटेरियल राइट चूज़ किया या रॉन्ग चूज़ किया। उसमें थर्ड है कि आपने टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस आपने की या नहीं की, कम की, वो। और फोर्थ है कि एग्ज़ाम हॉल में आपका टाइम मैनेजमेंट, वो सबसे क्रूशियल चीज़ है। वो
इन सब के मतलब 50% दूसरी चीज़ें तो एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम हॉल की आपकी स्ट्रैटेजी वो 50% रखती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉपी चेकिंग जो कि अजमेर फैक्टर पिछली बार कह रहे थे। जैसे कि 2023 में जोधपुर संभाग वालों के साथ हुआ। ख़ैर उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो अभी पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि मेरे साथ ये सभी फैक्टर रहे थे क्योंकि ओनली एक नोट्स एसबीए नॉट इनफ। और कुछ आपको है ना पहले से बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आप नहीं है तो आपको एनसीईआरटी और आईबीएसई बुक्स को आपको मस्ट एक बार पढ़ लेना चाहिए। अभी तो आपका टाइम है क्योंकि वैकेंसी आने में समय है, तो आप ज़रूर से आप आरएस में के लिए ही कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी की भी कर रहे हैं तो उसमें भी एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ती है। तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लें, आपकी समझ विकसित हो जाएगी जो। और सेकंड तैयारी अपने लेवल पर दिन-रात करने से कुछ नहीं, आपको थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच भी रखनी पड़ेगी और थोड़ा उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जैसे और मेरा फर्स्ट तो मैंने एसबीए के नोट्स पे रिलाय किया ओनली ये। और दूसरा मेरे क्योंकि मेरे बेसिक एनसीईआरटीज़ वगैरह इतनी नहीं पढ़ी हुई थी पिछली बार और तैयारी अपने लेवल पे दिन-रात की थी, पर टेस्ट एनालिसिस में कभी कमी रही क्योंकि टेस्ट देकर तो कॉपी चेक किए बिना ही नए पेपर में लग जाते थे। यही कारण था कि पहला पेपर दिया, उसकी कॉपी चेक हुई तो उसको देखा नहीं, एनालिसिस नहीं किया कि कहाँ नंबर कम आ रहे हैं, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे करना चाहिए। तो इतना इम्प्रूव तब पिछली बार पहले तो फटाफट पेपर होने वाला था, फिर पेपर आगे बढ़ गया था। तो एक ये कारण रहा और दूसरा हद से ज़्यादा लोड लेना। उसी वजह से भी 3 दिन पहले मुझे तो नींद ही नहीं आई थी। तो एग्ज़ाम हॉल में माइंड काम कम किया, एनालिटिकल क्वेश्चन में भी कमी रही। इसलिए एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आपको फुल नींद लेनी है। मतलब लगभग 7-8 घंटे तब आपको नींद लेनी चाहिए। पहले आप चाहे 6 घंटे नींद 5 घंटे ले रहे हो, पढ़ रहे हो। पर एग्ज़ाम के टाइम से आपको 10-15 दिन पहले से फुल नींद वगैरह अपनी पूरी करनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपका माइंड उसी हिसाब से चलेगा। नहीं तो आपका माइंड नहीं चलेगा, आपका माइंड हैंग हो जाएगा और इतने सारे डाटा, इतने सारे इफ़ेक्ट हो जाएँगे कि माइंड में सब घूमने लग जाएगा। और क्योंकि 2 दिन में लगातार पेपर होते हैं, आपकी हालत ख़राब हो जाती है। 4-4 घंटे आपको वहाँ बैठना पड़ता है। पहले तो 3-3 घंटे के पेपर, 6 घंटे के 1-1 घंटा पहले बिठा देते हैं, एंट्री बंद हो जाती है। तो 4-4 घंटे तो कम से कम अंदर स्टूल पे बैठना पड़ता है आपको। तो 2 दिन में कितने घंटे हो गए? 8-8 16 घंटे। 16 घंटे आपको उसी रूम में निकालने हैं। तो लास्ट में जाते-जाते आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है, तो आपकी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपकी माइंड की उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको नींद वगैरह अपनी पूरी रखनी है और माइंड को शांत रखना है। माइंड को रिलैक्स रखो, ये मस्ट है। तो 2023 में मेंस में मेरे कितने मार्क्स आए? मेरे 234 मार्क्स आए और जिससे मैं 28 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ इंटरव्यू कॉल। मेहनत बहुत की थी, पेपर आगे गया, लगभग 10 महीने 18 घंटे तक पढ़े पर नहीं हुआ। दुनिया सब रिज़ल्ट देखते हैं, कोई आपकी मेहनत नहीं देखता। आँखों के काले घेरे ही गवाए उस काली की गई रातों के। इसलिए 2024 में मैंने कुछ चेंजेज़ लाए और उसमें कुछ रिज़ल्ट बदले, वो तो समय के घर में है कि क्या होगा। पर जो होगा ईश्वर ने अच्छा सोचा होगा, ऐसे ही खुद को मोटिवेट रख के आगे चलना है क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है। तो 2024 में मैंने सेरेमिक का कोर्स लिया, ऑनलाइन प्री का भी और मेंस का भी मैंने बाद में लिया था, फ्री होने के बाद। तो विकास सर की रिवीज़न क्लासेस से काफ़ी फ़ायदा मिला, करंट प्लस इको में भी उनसे पढ़ा और प्री तो हो गया पर मेंस में देखते हैं क्या होता है। पिछले से तो बेटर गया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। कॉन्फिडेंस तो है कि बाकी कॉपी चेकिंग का फैक्टर भी है देखो, इस बार इतना तो कॉन्फिडेंस है कि पिछले से बेटर गया है। तो मेंस का पैटर्न तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट पेपर है आपको एक उसमें मैं आपको एक टिप दूँगी कि आपको हिंदी, इंग्लिश को जो आपका 4th पेपर है उसको आप हमेशा अपने साथ लेके चलो। मतलब एवरीडे आपको उसको करना चाहिए, आपको रोज़ उसको पढ़े क्योंकि लास्ट में है ना ग्रामर याद नहीं होती है, भूल जाते हैं हम। एवरीडे आपको हाफ एन आवर या 1 आवर आपको उसको देखना चाहिए अभी से और उसके साथ ही आपको एक है ना न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। कोई भी न्यूज़पेपर मतलब जैसे आपका मीडियम हिंदी है तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो और इंग्लिश है आपका तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ो। उससे आपकी भाषा पर पकड़ बढ़ती है और आपका मतलब अच्छी हो जाएगी और वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में भी आप अच्छे से लिख पाओगे। और वैसे और अब की बार तो एनालिटिकल क्वेश्चन्स ज़्यादा थे, उसमें करंट रिलेटेड भी ज़्यादा थे। आप करंट से एवरीडे कनेक्टेड रहें, उसके लिए आप फ़ॉलो कर सकते हो पीआईबी, सूजस और संसद टीवी एक आता है। ऐसे आप फ्री हो या बोर हो रहे हो तो कुछ ऐसे फालतू कॉमेडी देखने से अच्छा है कि आप ये देखें कि संसद टीवी पे बहुत अच्छी डिबेट्स आती है। मैं भी कभी-कभी उसको देखती हूँ, तो उससे आपकी एनालिटिकल पावर अच्छी होती है। तो ये है पीआईबी और सूजस आप कर लें करंट के लिए। बाकी मेंस का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, उसमें 22 सब्जेक्ट हैं, उसको बताने लगी तो वीडियो ये 5 घंटे का हो जाएगा। तो आपके लिए यही टिप है कि आप कोई एक नोट्स को देखें या पहले आप सिलेबस लें। पीवाईक्यू
देखे, सिलेबस ले, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की उसका सिलेबस है, तो आपको मेंस में भी आपको है ना सिलेबस देखना है। सिलेबस ये मेंस का सिलेबस है, इसमें 4 पेपर है, ये सब आपको पता होगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देख ही रहे होगे। तो आपको पहले सिलेबस लेना है, फिर आपको उसके पीवाईक्यूज़ देखने हैं। उसके बाद आपको जो टॉपिक्स हैं उनको देखते हुए आपको एनसीईआरटी में वो अवेलेबल है टॉपिक, तो एनसीईआरटी या आरबीएससी बुक्स उसको पढ़ना चाहिए, या फिर आपको मतलब आपके पास ज़रूरी नहीं कि आप सारी बुक्स को इकट्ठा कर लो। मैंने सिर्फ़ है ना साइंस की आरबीएससी वगैरह बुक्स को पढ़ा था, और पहले क्योंकि मेरे साइंस बैकग्राउंड है, तो साइंस की आरबीएससी बुक्स और केमिस्ट्री वगैरह की मैंने अ, और बायोलॉजी की मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी है पहले। पर सारे सब्जेक्ट की हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम सब नहीं ले पाते हैं, इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है। इसलिए आप टॉपिक को लें और आप उसको गूगल कर लें। तो उसपे है ना जो एन टॉपिक को लिख के एनसीईआरटी बुक है, आरबीएससी बुक साथ में लिखें, तो वो टॉपिक पूरा निकल के आ जाता है। आजकल गूगल पे सब कुछ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गूगल पे नहीं है। तो वो आपको मिल जाएगा, और इसकी नहीं तो एनआईओज़ की कुछ बुक्स में भी अच्छे टॉपिक्स होते हैं, छोटे वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके, तो वो आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी जो छोटे सब्जेक्ट्स में एक बिहेवियर का सब्जेक्ट है, वो हमेशा पूरा एनसीईआरटी से आता है, उसको आप उसके एनसीईआरटी को फ़ॉलो करें। मैंने 2 बार पेपर दिया और उससे पहले के भी क्वेश्चन्स मैंने देखे हैं। बिहेवियर तो पूरा एनसीईआरटी से आ जाता है, और बाकी आगे पूरे सब्जेक्ट्स के लिए मैं आगे एक नया वीडियो बनाऊँगी। अभी इस वीडियो में तो इतना पूरा नहीं बता पाऊँगी मैं, क्योंकि एक-एक सब्जेक्ट 22 सब्जेक्ट है, तो नहीं हो पाएगा उतना। और आपको है ना इससे पहले ये बुक्स कर लेनी है, उसके बाद आपको एक नोट्स, कोई भी एक नोट्स आप फ़ॉलो कर सकते हो, और जिससे आपका एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाए। सिलेबस जब कवर हो जाता है तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप उसमें अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, और आप नोट्स के अंदर ही आप अटैच कर सकते हो कुछ अपने जो आपने नया पढ़ा है, या फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो, जो कि सिरेमिक में अभी सर करवाते थे, उसमें बुक्स में साइड में जगह थी। तो वो सही है। आप एक नोट्स रखें और उसके साथ ही वैल्यू एडिशन करते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे लास्ट में। क्योंकि कई बार और उसके बाद आपको है ना टेस्ट ज़रूर लिखना है। मेंस में तो आंसर राइटिंग तो आपको करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। उसका ये रीज़न है कि मुझे लगता है कि क्योंकि कई बार हमें आती हुई चीज़ अपन एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते हैं। उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस प्लस उसकी स्पीड इम्पोर्टेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड आएगी, और आपको पता चलेगा कि मेरा पेपर 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और पेपर को कैसे 3 घंटे में कंप्लीट करना है। पिछली बार मेरे भी क्वेश्चन छूटे थे, पर इस बार मेरे क्वेश्चन टाइम पे हो गए थे, और उसमें मैंने क्या चेंजेज़ लाए थे, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी आपको। आप चाहो तो आप मुझे कह सकते हो कि कमेंट्स में मुझे वो बनाना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट बनाऊँगी वीडियो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपनी स्पीड कैसे मेंटेन करनी है क्वेश्चन पेपर में, जो आपका पेपर पूरा हो जाए। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। तो मैं एक बार मैं उन एक मेरी सब्सक्राइबर ने जिसने मुझे क्वेश्चन्स पूछे थे, जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, उनके लिए मैं जिसको उनके मैं क्वेश्चन्स को ले लेती हूँ एक बार। तो उन्होंने मुझे बाकायदा, मैंने उनको कहा था कि आप है ना मुझे क्वेश्चन्स भेजो और मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो उन्होंने मुझे 5-6 क्वेश्चन्स लिस्टेड करके दिए थे, तो उसको मैं तो मेरी सब्सक्राइबर के मैं क्वेश्चन्स को ले लेती हूँ, और उसके हुँ, तो ये है मेरी सब्सक्राइबर जो कि मुझे बहुत पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ही मैंने ये आज का वीडियो बनाया है, नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं ये रिज़ल्ट के बाद बनाऊँगी, पर अभी मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप मुझे जेन्युइन लगे, और है ना मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ बुक्स, कंटेंट और स्ट्रैटेजीज़ में, तो आप ज़रूर बनाएँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि ये चैनल ही मैंने छोटे भाई-बहनों की हेल्प के लिए बनाया है, तो उनके लिए तो इतना तो करना ही होगा। तो चलो मैं ले लेती हूँ उनके क्वेश्चन्स। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि आपने ये सिर्फ़ नोट्स फ़ॉलो किए, या स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स भी आपने फ़ॉलो की, और कैसे आपने मैनेज किया? तो इसके क्वेश्चन का आंसर तो मैं वीडियो में पहले दे चुकी हूँ, जो कुछ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि तो बुक्स मैंने राजस्थान अध्ययन की पढ़ी थी। एसबीए के नोट्स पढ़े 2023 वाली में, और चॉइस में मैंने सिरेमिक के नोट्स पढ़े। और उसके साथ मैंने ना राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स होती है, जैसे ये है एक राजस्थान अध्ययन की, ये 10th की बुक है। ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने पूरा इसको रगड़ रखा है इस पे। देखो कितने पेन चला रखा है। ये आरएएस में बहुत काम आती है। ये प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन उठते हैं, मेंस में भी इससे क्वेश्चन्स उठते हैं। तो आप लोग इसको फ़ॉलो कर सकते हो। ये और 11th-12th की भी 2-2 बुक्स आती है राजस्थान अध्ययन की, वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उससे राजस्थान जीके का आपका अच्छा पोर्शन क्लियर हो जाएगा उससे। और उससे और एथिक्स के मैंने इसके स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा मैंने कनेक्ट के भी, जो कनेक्ट सिविल्स के नोट्स हैं, उसमें से मैंने एग्ज़ाम्पल्स वगैरह लिए थे, और उसको भी मैंने एक बार पढ़ा था। तो वो मेरे काम आए, वो भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। और इनको अ, तो इनके साथ मैंने और बुक्स तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इतना टाइम था नहीं, इस बार तो अब 3-4 महीने ही थे। और पर हाँ, साइंस के लिए मैंने 6 टू 10th की एनसीईआरटी, आरबीएससी और बायोलॉजी तो
12th तक, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मैंने 12th तक की बुक्स में एनसीईआरटी की भी वो भी पढ़ी थी। हाँ, तो आप भी जो आपका सब्जेक्ट हो उसकी तो आप कम से कम पढ़ लें, और साइंस की आपको पढ़ लेनी चाहिए 12th तक, ये मैं कहूँगी। तो साइंस की जो बायोलॉजी की है, और केमिस्ट्री भी कर सकते हो, फिज़िक्स शायद थोड़ी टफ पड़ जाए, पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तो आप पढ़ सकते हो। अब की बार केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन्स उठे थे, जो मुझे लगता है मेरा ठीक हुआ है। एसिड बेस पे 2 क्वेश्चन्स थे, और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे साइंस में। और और सेकंड उनका क्वेश्चन है, मैं देखती हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, और आपने एसबीए के नोट्स के साथ कौन से एरियाज़ में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो एसबीए के नोट्स को तो मैंने लगभग 2024 में तो मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि मैंने 2023 का दिया और उसके बाद जब अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा, तो मैंने सोचा अब थोड़ा अलग कुछ करना चाहिए, वो तो पढ़े हुए ही थे। तो अब की बार मैंने सिरेमिक का कोर्स लिया था, और मैंने उसके भी नोट्स पढ़े थे, और इन नोट्स के अलावा आप कर सकते हो कि आपको हिस्ट्री आजकल काफ़ी, हिस्ट्री सब लोगों को टफ लगती है, और हिस्ट्री में हर बार नंबर भी थोड़े कम आ रहे हैं। तो अभी जब आपके पास टाइम है, तो आप इंडियन हिस्ट्री को आप थोड़ा अच्छे से कर लो, इंडियन और वर्ल्ड वाली को। वर्ल्ड के भी कुछ टॉपिक है, तो वो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। तो मेंस में और प्री में भी आप इंडिया वाली तो अच्छे से पढ़ ही लो, वर्ल्ड की नहीं है प्री में। तो इंडिया वाली मेंस में और दोनों में है प्री में। तो इंडिया वाली आपको कर लेनी चाहिए एनसीईआरटी बुक से, और साइंस टेक की भी आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए, और साइंस टेक को आपको करंट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, ये मैं कहूँगी कि साइंस टेक का स्टैटिक पोर्शन से उसके कम सवाल आते हैं, टेक्नोलॉजी के वगैरह ज़्यादा करंट से ही आते हैं। आप वैसे कर सकते हो, प्री और मेंस दोनों में। और मेंस में आप और करंट के लिए आप पीआईबी को फ़ॉलो कर सकते हो। पीआईबी जो इंडियन करंट अफेयर्स है उनके लिए पीआईबी बेस्ट है, और ये राजस्थान में सूजस आप फ़ॉलो करो, और एक डेली न्यूज़पेपर आप ज़रूर एनालिसिस, न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल का एनालिसिस आता है वो आप ज़रूर देखो, किसी न किसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। जैसे मैं एक वीर कल्याण करके वीर सर का आता है, स्टडी लवर वीर करके एक चैनल है, वो मुझे काफ़ी सही लगता है, यूपीएससी का वो करवाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और यही है, तो नोट्स के साथ आप ये सब कर सकते हो स्टडी। और थर्ड उनका क्वेश्चन है कि आपने शॉर्ट नोट्स कितने इम्पोर्टेंट है, और आपने बनाए थे या किसी सब्जेक्ट के नहीं? तो मैं कहूँगी कि शॉर्ट नोट्स तो आपको बिल्कुल बनाने हैं, मेंस में तो बिल्कुल बनाने हैं, और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली तो आपको जैसे कुछ पढ़ रहे हो आप, और जो कुछ आपको या तो आप है ना उसी बुक में अंडरलाइन वगैरह करके रख लो, आप पढ़ सको तो। नहीं तो उससे कुछ थोड़े बहुत एक कॉपी बना लो, प्री में तो आप मेन जो प्री में तो क्या फैक्ट्स ही आते हैं, तो आप फैक्ट्स को रटने के लिए आप एक कॉपी बना लो, और जो आपको नहीं आ रहा है, जो आपको टफ लगा, या फिर तब आपको कोई टेस्ट वगैरह आप देते हो तो आपको नहीं आता है, तो वो आप उसमें लिख लो, और लास्ट के टाइम पे आप उसको रीड कर लो। तो ये सही रहेगा, और मतलब प्री में तो आप बहुत ज़्यादा नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जी, क्योंकि मैंने तो नहीं बनाए थे। पर मेंस में आपको शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाने चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली बार ही बना दिए थे, और अब की बार भी मैंने कुछ एनहांसमेंट किया था उसमें, और कुछ और बनाए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेंस में मैंने ऐसे 4 पैकेट बनाए, हर सब्जेक्ट का। ये साइंस का है कुछ, ये ऐसे मतलब हर सब्जेक्ट का, इसपे पेपर 2 लिखा हुआ है। जो पेपर 4 तक मैंने मतलब चारों पेपर के मैंने ऐसे पाउच बनाए, जिसमें मैं A4 साइज़ में मैं टॉपिक वाइज़ शॉर्ट में लिखते गए, और उसको पिन अप करके रख लिया। जैसे ये मेरा पूरे ज्योग्राफी के इतने से नोट्स में हो गया, आप देख सकते हो। तो ये रिवाइज़ करना बहुत आसान हो जाता है इससे। जैसे ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, पर ये इस बार नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। इस बार लास्ट में मैंने देखा कि पेपर के लास्ट तक लोग इसको है ना देख रहे थे। इसको रिवाइज़ कर रहे थे, बाहर एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी, मैं भी इवन कर रही थी। पर अब की बार इसका 2 नंबर में भी नहीं आया, पर हर बार इसका कभी 10 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, इसमें पक्का ये क्वेश्चन आता ही था। तो आप इसके ज़रूर बना लेंगे, हो सकता है अभी नहीं आया, अगली बार ये ज़रूर आएगा मुझे लगता है। तो और जैसे ज्योग्राफी में आप हाँ, ये कर सकते हो आप अ, ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी में आप ये कर सकते हो कि आप ये जो कुछ मैप्स होते हैं, ज्योग्राफी में ये जो खाली मैप्स आते हैं वर्ल्ड के, मैंने तो वर्ल्ड का किया, आप इंडिया का और राजस्थान का ज्योग्राफी का उसका भी कर सकते हो। पर मुझे लगा कि वर्ल्ड के कुछ ही टॉपिक है तो करना आसान है, तो मैंने इसमें जो 4 टॉपिक है, पर्वत, पठार, मैदान, प्री में भी वही है शायद, और मेंस में भी यही है। तो आप इसको है ना पर्वत, जो भी माउंटेन पीक्स है, जो भी डेज़र्ट वगैरह, उसमें इसी में ही डिनोट कर लो कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है, उसकी स्पेसिफिक चीज़ें 2-4 लिख लो। तो आप इसको जब देखोगे ना, तो आपकी आँखों के सामने पूरा आपको याद हो जाएगा। तो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और आप मेंस में थोड़ा मैप भी बना पाओगे कि कहाँ पे क्या है चीज़। तो ये आपको फ़ायदा होगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको आप थोड़ा पीछे लिख लो। तो मैं कहूँगी कि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने ये मैप से ही पूरा पढ़ा, और कुछ चीज़ें मैंने जैसे नोट्स में 1-2 बार रीडिंग लगा दी थी, पर जो मेन थे इसमें लिख दिए 2-4 की पॉइंट्स। इतना ही लिख पाते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में, 2 या 5 नंबर वाले में ही आता है। 10 मार्क्स में तो वर्ल्ड का नहीं आता है। तो ये आप कर सकते हो, ये मैप पे आप ज़रूर करें ट्राई।
प्री में भी, और प्री में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, जो कुछ ही टॉपिक है उसी से आते हैं और वो ईज़ी रहते हैं एकदम, उसमें आप 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हो, पूरा एक्यूरेसी सही रहेगी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप ज़रूर पढ़ें ऐसे। तो ये है कि शॉर्ट नोट्स का तो अब क्लियर हो गया कि तो शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं मेंस में। और कुछ छोटे सब्जेक्ट है तो हो सकता है उसकी छोटी बुकलेट हो, जैसे ये मैंने सिरेमिक के नोट्स लिए थे, तो इसकी इतनी पतली बुकलेट थी, अब इसका क्या अलग-अलग बनाएँ, फिर भी 2-4 पेज में आप बना सकते हो कि वो ईज़ी रहता है, चाहे इनको कितना भी आप बना लो, लास्ट में इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, सारा मिक्स हो जाता है, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बना के उसको बार-बार रिवाइज़ करना चाहिए। पर ये अब की बार सही दिया था सिरेमिक वाले सर ने, कि इन्होंने ना 3-4 पेज में आगे पूरे सिलेबस को ऐसे लिखा हुआ था, तो मैंने इसके पास ही सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए। अगर आप भी सिरेमिक के नोट्स लो तो ये इसके पास आप कर सकते हो ऐसे। मैंने ये पूरा बुद्धि वाला जो टॉपिक है, ये व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, इसके पास ही मैंने सारे की पॉइंट्स लिख दिए, जो फिर मुझे रिवीज़न करना इतना आसान हो गया। यहीं से मैंने रिवीज़न कर लिया, ये लगभग पूरा बिहेवियर ये 3 पेज में। आप देख लो, 3 पेज में पूरा बिहेवियर मैंने पढ़ लिया। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। अ, तो एंड अब 4th क्वेश्चन लेते हैं, इनका क्या है? हाँ, करंट अफ़ेयर्स। इन्होंने बोला है कि करंट अफ़ेयर्स के लिए आपने कौन-से रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे? तो इसका आंसर कि करंट अफ़ेयर्स तो मैंने अभी पहले ही बता दिया है कि अभी पीआईबी की वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल उसका आप वो देख लें, या फिर सूजस राजस्थान के लिए, कि मैंने यही किया था। और फर्स्ट और एक कोई आप मैगज़ीन कर लें, कोई भी हो सकती है, मूमल या क्रोनोलॉजी, कोई एक मैगज़ीन कर लें, या फिर कोचिंग से कर रहे हो तो सिरेमिक की भी ठीक थी, मैंने उसके लिए थे हर महीने की। और उसमें आप अंडरलाइन करते जाएँ, आप ये करें कि आपको उसको एकदम कहानी की तरह नहीं पढ़ना है, उसमें जो की पॉइंट्स है, जो आपको लग सकता है एग्ज़ाम में आने लायक है, तो वो मैगज़ीन में आप तभी टिक करते जाएँ या फिर हाइलाइट कर लें, और लास्ट में बार-बार आप उसका रिवीज़न करोगे तो उन्हीं चीज़ों को आपको देखना है, तो फिर कम टाइम लगेगा आपको करने में। और एक आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कर लें, तो उससे करंट आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और बाकी तो आजकल करंट के क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो कुछ नहीं कह सकते उसका। पर ये है कि आप किसी से पीछे नहीं रहोगे, आप लीड ही लोगे कि आप इतना सब कुछ कर लोगे तो। और उनका 5th क्वेश्चन है, ये 5th लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है प्रिपरेशन के दौरान कौन-सी चीज़ें आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, जैसे पर्सनल स्टडी टिप्स? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन के साथ हेल्थ का पूरा ख्याल रखें आप। वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, वो बात बिल्कुल सही है। बिना उसके आप दिन-रात पढ़ लो, चाहे, पर आप एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाओगे। आप एग्ज़ाम में अपना 100% नहीं दे पाओगे, कि अगर आपकी हेल्थ और आपका माइंड मतलब सही नहीं चल रहा है तो। ये मैं खुद देख चुकी हूँ एग्ज़ाम में। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आपको एक तो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। हमेशा आप मतलब पानी की बॉटल अपने पास रखो, दिन में आपको 2-4 बॉटल पानी पीना ही है, 3 बॉटल पानी पीना ही है। क्योंकि हाइड्रेटेड जितना रहते हैं उतना मतलब आपका माइंड सही वर्क करता है, और मतलब थोड़ी एक वो बोलते हैं ना कि जैसे नींद भी आ रही हो पढ़ते दौरान, तो आप ठंडा पानी पी लो, और मतलब गला आपका जब ठंडा हो जाता है, गीला हो जाता है, तो आपकी नींद उड़ जाती है। ये आप करके देखना। जो अगर आप लाइब्रेरी में बैठे आपको नींद के झोंके बार-बार आते हो, तो आप ये करना, आप सिप-सिप करके पानी पीना, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है फ़ॉर्मूला। और सेकंड है आपको खाना। खाना आपको है ना जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और अ, आपको फाइबर वाला लेना चाहिए, और मतलब घर का ही खाना खाओ। और कुछ बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो घर का खाना तो नहीं है, तो जो भी आपके मेस में मिलता है उसके साथ आप सलाद को ऐड करो। आप सलाद खाओ, और नट्स जैसे आप बादाम नहीं भिगो सकते तो मूँगफली ले लो, मूँगफली को आप भिगो के सुबह खाओ। मतलब कहते हैं कि बादाम से भी ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है, और आपका दिमाग इतना अच्छा चलता है, तो आप मूँगफली या चने वगैरह भिगो के आप सुबह उसको है ना नट्स को ले सकते हो। आपका है ना जैसे मुँह चलता रहेगा ना, तो आपको 1-1 2-2 दाना लेते रहो, तो सुबह-सुबह आपको नींद भी नहीं आती, ये आप करके देखना। जैसे आपकी मसल्स वर्क करती रहती है, एक मसल मेमोरी होती है, तो मसल्स आप देखोगे कि जब मुँह चलाते हो तो आपके दिमाग की नसें ऊपर-नीचे होती रहती है, तो दिमाग चलता है उससे। आपको खाना एकदम प्रॉपर, जैसे कचौड़ियाँ, समोसे, ये सब आपको छोड़ देना है, कुछ भी ऐसे जंक फूड तो आपको अवॉइड करना है, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ खराब हो गई तो 2-4 दिन आपके वैसे ही वेस्ट हो जाएँगे। तो आपको हेल्थ का, खाने का, पानी का, इनका ध्यान रखना है। और थर्ड, आपको अपनी बॉडी क्लॉक को आपको मेंटेन रखना है। आपको टाइम पर सोना है और टाइम पर उठना है, और आपको मिनिमम 6 टू 7 आवर्स की नींद आपको लेनी चाहिए। और वही है, दिन में 24 घंटे, बाद में पढ़ो ना आप, कि कह रहे हो कि नींद कम कर रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं 18 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। मिनिमम 8 से 10 घंटे आप पढ़ोगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, और लास्ट टाइम में हो सकता है आप थोड़े बहुत बढ़ा दो। फिर भी आपको अपनी नींद को कम नहीं करना है, बाकी आप फालतू चीज़ें जो करते हो, टाइम पास करते हो, फ़ोन यूज़ जो करते हो, और इसको आप कम कर सकते हो। आपकी नींद को आपको 6 घंटे तो कम से कम सो के, और फिर उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप पढ़ पाओगे।
और आपको मतलब कुछ लोग पूछते हैं टाइमिंग क्या रहना चाहिए पढ़ने के लिए? कुछ रात में पढ़ते हैं, कुछ दिन में, जैसा आपको आपके बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग सूट करे आप वो कर सकते हो। पर एक जो ब्रह्म मुहूर्त की पढ़ाई होती है ना, सुबह 3 बजे उठ के, मैंने कई बार देखा है कि सुबह 3 बजे उठ जाओ, नहा धो के, और उसके लिए आपको क्या सोना भी जल्दी पड़ेगा 9-10 बजे। तो 3 नहीं तो आप 4 बजे उठ के सुबह जो पढ़ोगे ना, एकदम शांत माहौल होता है। कहते हैं ना सारे असामाजिक तत्व जब सोए हुए होते हैं तब एकदम ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह के टाइम। तब आप है ना पढ़ाई करो तो आपके माइंड इतना फास्ट चलेगा, आप जो 4 घंटे में पढ़ते हो आप वो। एंड फिफ्थ टिप है कि आप योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें, और इससे आपका क्या माइंड अच्छे से चलेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लंबी सांस लेके, मतलब जब आपको पढ़ने के लिए पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा थक जाए, माइंड काम नहीं करे, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, लंबी लंबी सांस लेके डीप ब्रीथ कर सकते हो। और एक होता है भ्रामरी आसन, जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया था। जैसे आप आंखों पे हाथ रख के और एकदम ध्यान को एकाग्र चित्त करके, और फिर ओम ओम ऐसे आप जाप कर सकते हो। उससे है ना आपका माइंड काफ़ी क्लियर हो जाता है। मैंने ये देखा है, कि मैंने ये खुद करके देखा है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा देर पढ़ लिए हो, या फिर माइंड अब चल नहीं रहा है, कि बस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पूरा पूरा माइंड में हौच-पौच हो गया है, तो आप उस टाइम पे है ना ये आसन, मतलब ये एक्सरसाइज़ ज़रूर कर सकते हो, मेडिटेशन, भ्रामरी और ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। और सुबह-सुबह के टाइम आप है ना 10 मिनट, 5, 15, जितने भी मिनट आपको टाइम मिले, उस अकॉर्डिंग आप उतना है ना मेडिटेशन करो, ध्यान करो, आँखें बंद करके आपको वो करना चाहिए। उससे मतलब पूरा दिन आपका अच्छा जाता है और माइंड आपका शांत रहेगा। ये तो आपके माइंड के लिए, और एक आपकी बॉडी के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप पूरा दिन आपको है ना पढ़ना है, टेबल पे बैठ के सीधी कमर करके आप ऐसे बैठोगे, और जैसे आपको लाइब्रेरी में भी आप पढ़ने जाते हो, तो आपको बहुत देर स्टडी के लिए सिटिंग करनी पड़ती है, तो सिटिंग आप नहीं कर पाते हो अगर आपकी बॉडी में उतनी कैपेसिटी नहीं है। उसकी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, आपको ब्लड फ्लो आपका अच्छा होगा उससे, उसका माइंड, आपको ब्लड फ्लो होगा और ब्लड माइंड को जाता है। ऐसे ही आपको कुछ आसन होते हैं, तो वो ब्लड और ऑक्सीजन माइंड को अच्छे से पहुँचता है, जब माइंड भी अच्छे से काम करता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो योग मेडिटेशन के साथ आपको सुबह-सुबह थोड़ी 10-15 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, एक्सरसाइज, और आप एक्सरसाइज ही कर पाओ तो और अच्छी बात है। पर गर्ल्स वगैरह जो मिनिमम बाहर नहीं निकल पाती, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग और कर सकते हो आप। और इसके अलावा एक है कि डिस्ट्रैक्शन, उसको कैसे कम करना है? तो आपको जो सोशल मीडिया है, उसके यूज़ को आपको कम करना चाहिए। सोशल मीडिया और फालतू के जो कुछ फालतू डिस्ट्रैक्टिंग पीपल होते हैं, उनसे भी आप बचें, जो आपके काम कुछ नहीं आने, बस आपका टाइम वेस्ट ही करवाते हैं। तो उनसे आपको बचना चाहिए। और फॉर पहले तो बोलते थे कि फ़ेसबुक, इंस्टा ये इसी से डिस्ट्रैक्शन होता है, पर आजकल मुझे लगता है कि व्हाट्सएप से भी डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि अभी व्हाट्सएप ने भी नए-नए फीचर ला दिए हैं, स्टेटस, लाइक, हार्ट, मेंशन, री-मेंशन, पता नहीं टाइम पास के लिए और क्या-क्या। तो अब स्टेटस को भी हम देखने बैठते हैं ना, तो 1 घंटा लग जाता है। अगर आपके 100 कॉन्टैक्ट भी है ना, तो आप दिन में पूरा 1 घंटा आपको लग जाएगा। या आप देखते नहीं हो, आप सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो एक तरह से टाइम वेस्ट है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो भी फ्री वेले लोग बैठे हैं, उनका यही काम है। इससे ज़्यादा तो वेलापन क्या ही होगा, कि आप एक ही स्टेटस को आप डेली एवरी डे रिपीटेड पर लगा रहे हो, सेम टू सेम। इससे ज़्यादा वेलापन और क्या ही होगा। पर आपको इतना वेला नहीं बनना है कि आप वही देखते रहो। तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम को बचाना है, ये सब डिस्ट्रैक्शन को हटाते हुए। और तो आप इस बला से आप जितने दूर रहें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। एंड लास्टली आई वांट टू से दैट, कि अगर आपने सोच ही लिया कि अब आरएएस की प्रिपरेशन को करना है, आरएएस बनना है, तो बस आप इसमें लग जाओ, और मिनिमम 6 टू 8 आवर की स्टडी आप अभी से करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आजकल सिर्फ रटने से नहीं हो रहा है, आपको एनालिटिकल पावर भी आपका बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, आपका बेस उससे अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको अभी से आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो, जो बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग करो। और अभी से कम आप 4-6 घंटे की तो स्टडी आपको करनी ही चाहिए। अब कह रहे हैं कि आरएएस की वैकेंसी इस साल के एंड तक आ सकती है, तो अभी से आप 6-8 घंटे की करो, और आपके पास पूरा टाइम है तो आप पूरी करो, और नहीं टाइम है तो आप इतनी तो कम से कम करें। तो इससे आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन छुट्टी है तो आप 12 घंटे पढ़ लिए, और बाद में फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हो 2-3 दिन, फिर वो आपका वो पहला भी आया गया सब बराबर हो जाएगा, तो वेस्ट। तो इसके लिए आपको रोज़ चाहे कम टाइम मिले, पर पढ़ना रोज़ है आपको। कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो ओके, तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी जो कि मैंने फ़ॉलो की थी। यहाँ सभी सब्जेक्ट की बुक्स के लिए टाइम नहीं मिल पाया है, पर ये एक रह गई थी कि पेपर 4 जिसकी आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, उसके लिए आपको ये सामान्य हिंदी की राघव प्रकाश की बुक, और ये इंग्लिश की बीके रस्तोगी की, और एक और नवीन हिंदी व्याकरण, ये मैंने पढ़ी, और एक राजस्थान बोर्ड की आती है 11 9th टू 12th की शायद आती है। आती है रचना प्रबोध की बुक, वो आपको कर लेनी चाहिए। तो ये हिंदी और इंग्लिश को आपको एवरीडे अभी से लेके चलना चाहिए,
क्योंकि लास्ट में ये हो नहीं पाती है और ये काफ़ी स्कोरिंग है और इसमें ग्रामर काफ़ी ना मार्क्स दिलवा सकती है आपको 50 मार्क्स की इसमें और 20 मार्क्स इंग्लिश में, 50 मार्क्स हिंदी में। तो उसके लिए आपको हिंदी, इंग्लिश को अभी से आपको पढ़ना चाहिए, तो इसको आप पढ़ लें और इसके साथ आप इसके भी शॉर्ट नोट्स बना लें, ज़रूर। क्योंकि जो सारी चीज़ें हमें आती भी नहीं है और सारी चीज़ें ऐसी भी नहीं है जो हमें नहीं आती है, तो इसलिए सारी मिक्स हो गया लास्ट में। तो मैं यही कहूँगी कि आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, टफ़ होते हैं, वो वाले हमें ना बार-बार रिवाइज़ करने चाहिए हमें। कुछ विलोम शब्द, कुछ पर्यायवाची, तो उनको हम है ना वापस है ना पढ़ पाएँ, फटाफट पढ़ जाएँ, उनको है ना मल्टीपल रिविज़न्स होएँ। तो इसके लिए इसके भी कुछ शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बना लें, ग्रामर वाले चीज़ों के। और जो कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ है, उसके भी आप एक-एक पत्र, विज्ञप्ति, एप्लीकेशन वगैरह एक-एक लिख के अपने सामने या तो चिपका लें या फिर रख लें कॉपी में, उसको आप हर थोड़े दिन में संडे-संडे देखते रहें, तो वो आपको याद रहेगा। तो लास्ट में आपको इतना ज़ोर नहीं आएगा। नहीं तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं, फिर हिंदी, इंग्लिश को छोड़ ही देते हैं लास्ट में। और ये सबसे बड़ी गलती है। हिंदी, इंग्लिश में जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं, वो ही लास्ट में मेंस में, लिस्ट में अच्छी रैंक ला पाते हैं। तो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए और जो आपकी रैंक ऊपर आए और उसके लिए आपको है ना हिंदी, इंग्लिश को स्कोर करना ज़रूरी है। जिसकी भी मतलब टॉप रैंक थी, उनकी सबके हिंदी, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे। तो आप हिंदी, इंग्लिश के लिए ये बुक्स देख लें और बाकी अब मैं सब सब्जेक्ट्स की बताने लगूँ, जैसे इतने सारे 22-23 सब्जेक्ट हैं। तो मेन-मेन तो मैंने आपको बता ही दिया है, नोट्स वगैरह जो मैंने फ़ॉलो किए और ऐसे पर्टिकुलरली एक-एक बुक को तो मैं अब दिखा के अभी बता नहीं सकती। उसके लिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी कि स्पेशली बुक्स के लिए। पर मैंने जो फ़ॉलो किया वो मैं आपको बता दिया है। वैसे मैं भी अभी यूट्यूब पे नई-नई हूँ, मैं इतनी प्रो नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, सोशल मीडिया एंड जिस यूट्यूब वगैरह में। तो कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी गलती हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब और कोई क्वेश्चन रह गया हो जिसका मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एड्रेस करने की और उसको आंसर करने की आपको पूरी कोशिश करूँगी। और आप मन लगा के अपने आरएस की प्रिपरेशन करते रहिए और मेहनत करते रहिए और एक दिन सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी अगर आप मेहनत इसी प्रकार करते रहेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।